सुप्रभात मित्रों। आज की मेरी कहानी है आखिर जया कब तक मरती रहेगी। सेठ दीनदयाल शहर के प्रसिद्ध और सबसे धनी व्यापारी थे। उनके यहाँ नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं रहा करती थी। भगवान की कृपा से उनके घर लक्ष्मी धन वर्षा करती थी। सेठ दीनदयाल की एक सुंदर, सुशील और शिक्षित बेटी थी जिसका नाम जया था। जया अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए लालन पालन में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। माँ बाप का प्यार भी बराबर मिलता रहा। सेठ के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, किंतु कहते हैं ना, जिसके घर बेटी जन्म लेती है उस घर में माँ बाप को चिंता थोड़ी बहुत होने लगती है। जया पढ़ लिख कर शादी के योग्य हो गई थी। माँ बाप को भी जया की शादी की चिंता सताने लगी। जगह जगह योग्य वर ढूंढने के लिए रिश्ते नाते के लोगों को लगाया गया। काफी तलाश के बाद 2.5 साल के बाद एक योग्य वर आकाश की तलाश हुई। आकाश चौधरी सत्येंद्र का पुत्र है। नाम से ही पता चलता है कि चौधरी सत्येंद्र धन से भी चौधरी हैं। सेठ दीनदयाल ने चौधरी सत्येंद्र से अपनी पुत्री जया के लिए आकाश से ब्याह कराने की बात की। चौधरी सत्येंद्र ने जया से अपने पुत्र के विवाह का आश्वासन सेठ को दिया। चौधरी जानता था सेठ की कोई और संतान नहीं है। जया उसकी इकलौती संतान है और सेठ की उम्र भी 50 साल से ऊपर है, अर्थात अब इसकी कोई संतान नहीं हो सकती। ऐसा लालच उसके मन में आया और उसने विवाह के लिए तत्काल हाँ कर दिया। बढ़िया लग्न मुहूर्त देखकर दोनों ओर से खूब उत्साह और जोश के साथ विवाह किया गया। सेठ दीनदयाल की इकलौती बेटी का विवाह था, इसलिए वे धन का लोभ नहीं कर रहे थे। वह जी खोलकर अपनी बेटी की शादी में धन लुटा रहे थे, अर्थात खर्च कर रहे थे। चौधरी सत्येंद्र भी जानते थे कि उनके पास धन का भंडार आ रहा है, इसलिए वह भी सामर्थ्य से ज्यादा विवाह में खर्च कर रहे थे। जया और आकाश का विवाह संपन्न हुआ। दोनों अपने वैवाहिक जीवन को जी ही रहे थे। जया भी अपने ससुराल में खुश थी और ससुराल वाले भी जया के स्वभाव से प्रसन्न थे। जया के स्वभाव से रिश्तेदारों में भी कोई नाराजगी नहीं थी। सभी जया के स्वभाव की तारीफ करते हुए कहते, इस जैसी बहू मिलना मुश्किल है। कुछ समय विवाह के बीते होंगे कि सेठ दीनदयाल के घर एक पुत्र का जन्म हो गया, अर्थात जया को एक भाई मिल गया जिसे वह राखी बांध सकती थी और उसको अपना भाई बोल सकती थी। सेठ जी के घर तो खुशियों की झड़ी लग गई। बेटी का विवाह हुआ, अच्छा घर मिल गया, इसकी तो अपार खुशी थी। किंतु पुत्र रत्न की प्राप्ति लंबी प्रतीक्षा के बाद हुई। यह खुशी को दोगुना करने वाली थी। सेठ जी के घर पुत्र का जन्म सुनकर जया के ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे उनकी सारी संपत्ति छिन गई हो। उन्होंने शादी इस लालच में की थी कि वह दीनदयाल के सारी संपत्ति को एक दिन प्राप्त कर लेंगे, किंतु बेटे के जन्म के बाद यह मुश्किल हो गया था। भाई के मिल जाने से जया के जीवन में खुशियां आनी चाहिए थी, किंतु यह उसके लिए दुख का कारण बन गई। सास ससुर पति सब अब जया को दुख देने लगे और उसे प्रताड़ित करने लगे। दहेज और धन के लालच में उसे मारते पीटते और दिन दिन भर भूखा रखते। किंतु जया के आदर्श इतने ऊंचे थे कि उसने अपने माता पिता को इस यातना और कष्ट के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। सेठ जी जया से मिलने और अपने बेटे के छठी अर्थात नामांकन संस्कार में निमंत्रण देने के लिए खुशी खुशी ससुराल पहुंचे। चौधरी और आकाश सेठ जी को देखकर असमंजस में पड़ गए कि वह जया से उन्हें कैसे मिलवाएंगे। वह सभी घटनाओं को जान जाएंगे और हमारे विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। तत्काल उन्होंने निष्कर्ष निकाला और जया को समझा दिया कि किसी भी प्रकार की बात अपने पिता को बताई तो अच्छा नहीं होगा। अनेकों प्रकार की धमकियां देकर जया को उसके पिता से मिलवाया गया। बेटी भी कर्तव्यनिष्ठ थी। उसके संस्कार पुराने थे, अर्थात वह जानती थी कि पिता के घर से डोली निकलती है और ससुराल से अर्थी। इन्हीं आदर्शों से वह बंधी हुई थी। जया ने पिता का खूब स्वागत सत्कार किया।
बैठे बैठे अनायास उसके आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। पिता कुछ समझ पाते इससे पहले ही वह बोलती है, पिताजी यह मेरे लिए खुशियों के आंसू हैं। बचपन से मैं भाई के लिए तरसती थी। अब जाकर मुझे एक भाई मिला है जिसके कलाइयों पर मैं राखी बांध सकती हूँ। बस यही सोचकर मेरे आंखों से आंसू निकल गए। पिता को यह बात समझ नहीं आई। कुछ शंका और डर के कारण अधिक बातों को कुरेदा नहीं। वह नामांकन संस्कार में सभी को न्योता देकर अपने घर वापस लौट आए। नामांकन का दिन आ गया। चौधरी सत्येंद्र और आकाश दोनों को भी सेठ जी के यहाँ जाना था, किंतु उन्होंने वहां जाना स्वीकार नहीं किया और जया को डरा धमकाकर वहां भेजने की साजिश करते रहे। दोनों के मानवीय मूल्य इतने गिर गए कि उन्होंने एक नवजात शिशु की हत्या करने का भी षड्यंत्र रच दिया। उस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए किसी और का नहीं, जया का ही प्रयोग करना चाहा। आकाश जया की पिटाई करते हुए कहता है, या तो तू सदा के लिए अपने मायके चली जा या अपने भाई का गला दबाकर हत्या कर दे, जिसके बाद उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। जया ऐसा नहीं कर सकती थी। वह अपनी खातिर किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकती थी। अपने ऊपर हजारों यातनाएं सह सकती थी, लेकिन किसी निर्दोष को सताना यह उसके संस्कारों में नहीं था। काफी देर सोच विचार कर जया ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। जया ने 3 पत्र लिखे। पहला पत्र अपनी माता के नाम, जिसे वह अपने जन्म देने के लिए धन्यवाद करती रही और सदा उनकी बेटी बनकर जन्म लेना चाहती है और उनके ही गोद में खेलना चाहती है, और अपने भावों को प्रकट कर माफी मांगती हुई उनसे अगले जन्म में मिलने की बात लिखती है। दूसरा पत्र ससुर के नाम, जिसे वह पिता समान मानती थी और उनकी सेवा भी की। अपने पिता से कम नहीं माना, किंतु उन्होंने अपनी बेटी के रूप में उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। इसके लिए वह अपने को ही दोषी मानती है और अपने ससुर से भी माफी मांगती है कि अगले जन्म में फिर मैं एक अच्छी बहू बनकर आपके सामने आऊंगी। तीसरा पत्र अपने पति आकाश के नाम लिखती है, जिसे वह पति के रूप में भगवान की प्रतिमूर्ति मानती थी और अपना सर्वस्व निछावर कर उसकी सेवा करती थी, किंतु फिर भी उन्होंने उसे नहीं अपनाया। पति पत्नी का संबंध 7 जन्म के लिए जुड़ जाता है, इसलिए वह इस जन्म में छोड़कर जा रही है, किंतु अगले जन्म में वह फिर उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। ऐसा कहते हुए अपने हृदय के सभी विचारों को पत्र में लिख दिया। तीनों पत्र उसने बिस्तर पर रखे तकिए के नीचे दबा दिए और छत में लगे पंखे से एक फंदा लटकाया और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। यह जया के जीवन का दुखद अंत था। चौधरी सत्येंद्र के घर बहू की मृत्यु की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। सेठ जी को भी अपनी बेटी के न रहने की सूचना मिल गई थी। थाना पुलिस सभी चौधरी सत्येंद्र के घर मौजूद थी। सघन तलाशी और पूछताछ के बाद भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। महिला कांस्टेबलों ने जया के शरीर को नीचे उतारा और अपने तरीके से सघन जांच की, तो उन्हें उसके शरीर पर कई जगह काले काले दाग दिखे, जो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये दाग किसी के द्वारा पिटाई के दौरान आए हैं। पुलिस भी सारा माजरा समझ रही थी। चौधरी और आकाश के हाव भाव भी बदले हुए थे। पिता ने भी बताया कि मैं जब मिलने आया था तो बेटी रो रही थी, किंतु उसने कुछ बात बताई नहीं थी। मुझे शंका है कि बेटी के पति और ससुर ने ही इनकी हत्या की है। बस क्या था, आकाश और चौधरी सत्येंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कमरे की छानबीन की गई। तकिए के नीचे रखे तीनों पत्र को पुलिस ने बरामद किया और उसमें लिखी हुई सभी बातों को पुलिस ने सबके सामने पढ़ा, जिससे आकाश और चौधरी सत्येंद्र के सभी यातनाओं का उजागर हुआ। गांव मोहल्ले सभी जया के स्वभाव से परिचित थे और आकाश तथा सत्येंद्र के स्वभाव से भी। गांव वालों ने भी आकाश और सत्येंद्र के सभी राज खोल दिए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने आकाश को मुख्य साजिशकर्ता माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चौधरी सत्येंद्र को इस घटना में शामिल और साजिश में सहयोगी मानते हुए
9 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस घटना से हम लोगों को यह सीख मिलती है कि लालच में किस प्रकार ससुराल वालों ने अपने बहू का अनादर किया, उसकी पिटाई की, किंतु इस घटना के प्रभाव में केवल जया नहीं आई, अपितु जया के साथ बुरा बर्ताव करने वाले भी बुरे दंड को भुगतने के लिए अपराधी बने। इससे एक बेटी का जहां सब कुछ उजड़ जाता है, वहीं 2 परिवार बिखर भी जाते हैं। समाज में फैली इन कुरीतियों को समाज के लोगों को ही दूर करना होगा, अन्यथा आज एक जया इस घटना का शिकार हुई है, न जाने कितनी ही जया फिर शिकार होगी। समाज को अपने आसपास हो रहे अत्याचारों के प्रति आवाज उठाना चाहिए। अगर जया के आस पड़ोस के लोगों ने आवाज उठाई होती तो आज जया उनके साथ होती और दोनों परिवार एक साथ होते। दहेज के लोभियों को भी कड़ा संदेश देना आवश्यक हो गया है कि वह बहू को ब्याह कर लाते हैं जो उनके घर की लक्ष्मी है, ना कि वह किसी धन कुबेर को उठाकर लाते हैं जो उसके घर धन वर्षा करे। दहेज के प्रति समाज का नजरिया बदलना आवश्यक हो गया है, नहीं तो कितनी और बेटियों का घर उजड़ेगा। वह बेटी हमारी और आपकी भी हो सकती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।